हिंदी नेटशाला चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आधुनिक काल में हिंदी गद्य विधाओं के विकास इस टॉपिक के अंतर्गत हिंदी गद्य विधा नाटक एवं एकांकी को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं जो क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न रहेगा, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक। यूपीटीजीटी 2010 में ये पूछा हुआ है, तो यह सामाजिक व्यंग्य है। जोंक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया गया है जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है। इनकी प्रतीकात्मक एकांकी हैं चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की इत्यादि। सामाजिक एकांकी और कौन सी हैं उपेंद्रनाथ अश्क की जोंक के अलावा? आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत। तो स्वर्ग की झलक भी आप याद रखिएगा। और इनकी मनोवैज्ञानिक एकांकियां हैं सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदि मार्ग, चुंबक इत्यादि। 252वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विशस्य विषौषधम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। पद्मावती भारतेंदु जी की रचना नहीं है, बल्कि यह माइकेल मधुसूदन द्वारा रचित एक बांग्ला नाटक है जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया। ये यूपीटीजीटी 2011 में पूछा हुआ है। तो आपको बालकृष्ण भट्ट की सब रचनाएं याद न हो तो भारतेंदु की सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि भारतेंदु एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा, जिनकी रचनाओं से संबंधित। आगे देखते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो अलका जो है चंद्रगुप्त की पात्र है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त सहित सभी नाटक हमने हिंदी बुकशाला पर पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी क्या है? नाटक है। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अश्क का फेमस नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? बकरी, तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग और अंधों का हाथी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है? बकरी। बकरी काफी फेमस है, कई बार पूछा है, यूपीटीजीटी 2013 में भी पूछा है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय और पात्र। देखिए, जब रस की बात हो, अभिनय की बात हो, पात्रों की बात हो, तब आप नाटक विधा पर जाएंगे, लेकिन संकलन त्रय इसमें माना जाएगा। संकलन त्रय में क्या आता है? काल, स्थान और कार्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1930 में जो एक घूंट उन्होंने लिखी थी, उसको हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी माना जाता है। संकलन त्रय में क्या क्या आता है, यह भी अलग से प्रश्न पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। स्थान, काल और कार्य, यानी किस काल में किस स्थान पर क्या कार्य हो रहा है, ये सब जब दर्शाया जाता है तब वो एकांकी मतलब बनती है इनको मिलकर। आगे बढ़ते हैं, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का आधे अधूरे। जन्मजय का नाट्य युग किसका है? प्रसाद का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तमस है भीष्म साहनी का। अंधा युग, तमस, आधे अधूरे हम सब पढ़ चुके हैं हिंदी बुकशाला पर। जो नए विद्यार्थी हैं, आज यदि ये वीडियो पहली बार आपके पास पहुंच रहा है तो कृपया करके इस चैनल की प्लेलिस्ट, इसके साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसकी प्लेलिस्ट भी चेक करिए। बेटा गेट खोल दो, खिड़की इधर वाली खोल दो, इस वाली, ये मेरे पास वाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो विशस्य विषौषधम यह भाण है। वैदिकी हिंसा, हिंसन न भवती। देखिए, विशस्य विषौषधम ये भाण है, 1876 में लिखा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती 73 में लिखा और एक प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा, यह नाट्य रासक या लास्य रूपक है। नील देवी 1881 में लिखा, यह एक गीति रूपक है। जो हमसे प्रश्न पूछा है कि विशस्य विषौषधम क्या है, तो यह भाण है। ये नाटकों के प्रकार थे।
विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो उदय शंकर भट्ट। ये जो इसमें व्याख्या दी हुई है आपको एज इट इज ये चीजें सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में मिल जाएंगी। लंबे कई प्रैक्टिस सेट हमने नाटक के कर लिए हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी आपको लगेगा कि ये मैडम व्याख्या आप पूरी पढ़कर सुना, उसकी आवश्यकता नहीं है। आगे ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, या तो पीछे हम पढ़ के आए या आगे ये टेस्ट पेपर में आएंगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। जो आवश्यक है वही ऑप्शंस मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। बाकी इसमें जो व्याख्याएं ये दी हुई हैं इस बुक में एज इट इज सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में दी हुई हैं। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे ये बुक हम पढ़ चुके हैं, हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी मिल जाएगा। जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं उनको सरल इतिहास बुक भी मिल जाएगी बुकशाला पर। तो कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? बेटा बाथरूम की भी गेट खोलो तब हवा आएगी। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन। एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते एकदम से लाइट चली गई है। अब क्या है कि पंखा ऑन करते हैं तो वीडियो में पंखे की आवाज़ आती है, इसलिए थोड़ा सा गेट खोलने की आवाज़ आपको आएगी, क्योंकि कमरे का गेट बंद करके मैं बना रही थी ताकि बाहर की आवाज़ नहीं आए। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली और सागर विजय। रक्षाबंधन बार बार कई बार पूछा हुआ है। हरि कृष्ण प्रेमी जी द्वारा रचित 1934 में रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। 1934 हरि कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन कई बार पूछा हुआ है। नील देवी क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? राजपूती आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है। सागर विजय क्या है? सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली क्या है? समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया, और ये बुकशाला पर हम पूरा पढ़ चुके हैं यदि आपके सिलेबस में यह है तो। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक पर आधार पर लिखा गया? सत्य हरिश्चंद्र है ना, ये इसका सही उत्तर है, सत्य हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु को खूब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और बाकी आप इसके लिए चाहें तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, जो भी आपके पास वन लाइनर बुक हो तो उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। जैसे आप इस पे नाटक का कर रहे हैं तो आप उसमें से भी प्लेलिस्ट में से उसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो नाटक वाला पार्ट है वो आप प्लेलिस्ट से सुने तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया? चाणक्य द्वारा बोला गया है। सिंहरण के भी देख लेते हैं। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। चंद्रगुप्त क्या कहता है? आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रगुप्त इतना महान क्यों बनवाया? क्योंकि उसे लग रहा था कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी 1908 में आए, फिर भीष्म साहनी 1915 में आए, फिर मोहन राकेश 25 में आए, और शंकर शेष सबसे अधिक युवा 33 में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके यूजीसी नेट वाले प्रश्न चल रहे हैं। यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड ने इसको किया था। 2004 वाले पेपर से ये लिया हुआ है। जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा कारंत आदि महत्वपूर्ण नाटक निर्देशक हैं, लेकिन यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का है। अन्य पात्र दिए हुए हैं लेकिन ये सब हम पढ़ चुके हैं तो बार बार उसमें समय गंवाने से फायदा नहीं है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। बिल्कुल सही है। आषाढ़ का दिन सबसे पहले लिखा था 58 में। जब आप उस नाटक को पढ़ते हैं आषाढ़ का एक दिन, तो उसकी जो भावुकता है, वहाँ संवाद जो है, जो कष्ट देखते हैं ना आप मल्लिका के और उसके, क्योंकि अतिशय प्रेम है मल्लिका और कालिदास में, फिर अंततः वो मिल नहीं पाते, तो वो भावुकता धीरे धीरे जब आदमी प्रौढ़ता की तरफ बढ़ता है तब उतनी भावुकता नहीं रहती जितनी ये जो प्रारंभिक है। तो आषाढ़ का एक दिन आप तो इसको याद करिए। 1958, लहरों के राजहंस 63, आधे अधूरे 69, और पैरों के तले की जमीन इनका अधूरा रह गया। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं?
तो ये सुरेंद्र वर्मा है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। इनके अन्य नाटक देख चुके हैं पूर्व में। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम सबसे पहले संयोगिता स्वयंवर आएगा 1886 में, क्योंकि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था 1886 में संयोगिता स्वयंवर। फिर चंद्रगुप्त लिखा गया 1931 में जयशंकर प्रसाद द्वारा। फिर सिंदूर की होली 34 में लक्ष्मी नारायण। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बस देख रही हूँ कि नाटकों के कितना अभी बाकी है। फिर प्रसाद का चंद्रगुप्त आया 1931 में। फिर सिंदूर की होली 34 में। और फिर कोणार्क आया 1951 में। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। बाकी इन सबके हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बाकी तो मैं ये सब करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए कीजिए। अन्य नाटक है नेपथ्य राग, तो इनका हो ही गया 2004 में लिखा। फिर अंत हाजिरो, कंधे पर बैठा सांप। मृणाल पांडे ऑप्शन के जो अन्य लेखक हैं उनके बारे में है। मृणाल पांडे नाटक है जो राम रचि राखा। फिर मौजूदा हालात को देखते हुए आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार के देखिए संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मट्टी, पवन चतुर्वेदी के डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक है काठ की गाड़ी और बांझ घाटी। रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले स्कंद गुप्त आएगा 28। फिर पहला राजा जो जगदीश चंद्र माथुर का फेमस है 1969 में आएगा। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी 74 में आया। फिर कोर्ट मार्शल जो स्वदेश दीपक का काफी फेमस हुआ 1991 में आया। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल काफी फेमस है। बाकी जो आधुनिक नाटककार हैं सुशील कुमार शर्मा, उनका सिंहासन खाली है फेमस हुआ। और विभू कुमार का फेमस हुआ कहे ईसा सुनो मूसा। आगे देखते हैं, नाटकों को नाटककारों के साथ सुमेलित करना है, तो इसको आगे देख लेंगे। शंकर शेष का है कोमल गांधार। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है मुक्ति का रहस्य। लक्ष्मी नारायण लाल का है कर्फ्यू। भीष्म साहनी का है माधवी। और सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक का पात्र है? तो शीलवती ये जो पात्र है ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र है। सेतुबंध सूर्य की अंतिम किरण, हाँ तो ये इसका है ऑप्शन बी। 8वां सर्ग नाटक जो प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया था? तो ये थे रांगे राघव जी। हिंदी साहित्य नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही साहब भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो माधवी और दूधनाथ ये असंगत है, क्योंकि माधवी भीष्म साहनी का है। इसके अलावा द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे का है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग का है। यमगाथा दूधनाथ का है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद पर यह आधारित है। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार कौन है? लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब जैसे देखिए ये आधे अधूरे, बकरी, कबीरा, खड़ा बाजार में, ये सब 8 से 10 बार रिपीट हो गए, क्योंकि हम कई दिनों से नाटक वाला प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं। तो इसको इसलिए मैं नहीं बोल रही, आप ऐसे ना सोचे कि मैम बहुत स्पीड से चल रही हैं। मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें आपको करवाई हैं। सबसे पहले सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में वन लाइनर के रूप में करवाई। शुक्ल की बुक में भी आपको कुछ चीजें बताई थी सरल इतिहास से। तो क्योंकि तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, और अब हमेशा ही अगर एक चीज पर ज़्यादा समय देंगे तो फिर हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। और इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स में 8 से 10 बार रिपीट हो गए। हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने करे, आरपीएससी के पुराने पेपर सॉल्व करे, नेट के पुराने पेपर सॉल्व करे, तो ये चीज़ें बिल्कुल कई 10 बार रिपीट हो गई हैं। लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे प्रश्न है, इस आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, इनको क्रमबद्ध रूप से लगाना है।
भारत दुर्दशा सबसे पहले आया 1880 में, प्रायश्चित आया 1913 में, अंधा युग आया 1955 में और कोर्ट मार्शल आया 1991 में। भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु का, प्रायश्चित है प्रसाद का, अंधा युग धर्मवीर भारती का, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी रहेंगे। नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, पीजीटी या आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे तो प्रश्न इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, बात करें जैसे नाटक गद्य विधा, तो नाटक गद्य विधा से जो संबंधित प्रश्न है वो इन प्रैक्टिस सेट से बाहर आपके जाने की संभावना बस 1% है। बाकी तो इतने सारे मैं आपको प्रश्न करवा दूंगी नाटक के कि अभी तक यदि नाटक विधा को नहीं पढ़ा है और मेरे साथ यदि आप इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप लोग जो मेरे कहे बिना अपने मित्रों तक, अपने अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर करते हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट दोनों चैनल्स की चेक करते रहिए। मिलती हूँ पुनः हिंदी बुकशाला पर। नमस्कार, जय हिंद।